हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और आज हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इस टॉपिक को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक को सीखने के लिए समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसके बेस पर आपको एक आइडिया आ जाए कि ये टॉपिक आपको क्या बताने की कोशिश करे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ड्राइंग बनाई है मिस्टर ए। और मिस्टर ए को समझो कैंसर हो गया। मिस्टर ए को क्या हो गया? कैंसर हो गया। और जिस इंसान को कैंसर हो जाता है वो इंसान हमेशा के लिए क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको अर्ली स्टेज में पहले अगर पता चल जाए तो आप उसकी जान बचा सकते हो। अगर लास्ट स्टेज होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसे। ठीक है, तो वो जाने दो। हम लोग एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि समझो कि मिस्टर ए के फैमिली को ये पता चल गया कि उसके बच्चे को कैंसर हो गया करके। और जब घर वाले को अगर पता चल जाए बच्चे को कैंसर हो गया तो क्या लगता है घर वाले उसको मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? नहीं। घर वाले यहाँ पे उसकी पूरी कोशिश करेंगे ताकि उसकी जान हम लोग बचा सकें या फिर उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। तो उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा? तो उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उसका मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तभी इसकी कंडीशन बेटर हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट करना भी है तो उसके लिए तो पैसा लगेगा। तो क्या लगता है घर वाले के पास पैसा नहीं होगा तो क्या लगता है घर वाले उसको मरने के लिए छोड़ देंगे? नहीं। अगर घर वाले के पास पैसा नहीं भी होगा ना तो घर वाले यहाँ वहां से क्या करेंगे? पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। बैंक से जाके लोन लेंगे या फिर फ्रेंड्स को बोलेंगे या फिर रिलेटिव को बोलेंगे कि थोड़ा पैसे की हेल्प कर दो करके, ऐसा कि ऐसा मेडिकल इमरजेंसी आ गया करके ऐसा। बरोबर। ऐसे पूरी कोशिश करेंगे। और पूरी कोशिश करते 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 अगर बच्चे को अगर कुछ हो जाए या भगवान को प्यारा हो जाए तो बात की बात है। लेकिन वो लोग पूरी शिद्दत लगाएंगे ताकि वो बच्चा हमारा बच सके। नहीं बचा तो बात की बात है। लेकिन ट्राई तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे उसको बचाने की। तो सेम सेम ऐसा कंपनी के साथ होता है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ये तो आम जिंदगी का एग्जांपल है। तो उसी तरह एक कंपनी के साथ भी ऐसा होता है। तो जब कोई कंपनी बीमार पड़ जाती है जब कोई कंपनी बीमार पड़ जाती है तो बीमार पड़ने की वजह से उस कंपनी की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। और जब किसी कंपनी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो कंपनी डूबने की कगार पे आ जाती है। मतलब अब सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि कंपनी को अपन को क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो टॉप लेवल पे जो लोग बैठे लोग रहते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं यार कुछ तो ऐसा कुछ तामझाम किया जा सके ताकि हम लोग अपनी कंपनी को बचा सके। ताकि हम लोग अपनी कंपनी को क्या कर सके? बचा सके। तो बचाने के लिए जो तामझाम किया जाता है उस कंपनी को बचाने के लिए जो तामझाम किया जाता है उसी को कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन। मतलब जब किसी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो तामझाम किया जाता है उसी को कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब सवाल ये उठता है कि कोई कंपनी लॉस में कैसे जाती है या किसी कंपनी की हालत बहुत खराब कैसे होगी। तो आपको ये पता चलना चाहिए, याद रहना चाहिए कि कोई भी कंपनी लॉस तभी जाती है कि जब किसी कंपनी का खर्चा ज्यादा आ जाता है और उसका इनकम कम होता है। खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, मतलब कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया है। वो लोगों का पैसा पे नहीं कर पा रही है। लोगों को सैलरी देना है तो वो सैलरी भी नहीं दे पा रही है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हम लोग को इतना डीपली नहीं जाना है, सिर्फ ओवरव्यू में आपको एक आइडिया लेके रख रहा हूँ सर। तो कोई कंपनी जब लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो उस लॉस मेकिंग कंपनी को कैसे स्टेबल कंपनी में कन्वर्ट किया जाए या कैसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए जो तामझाम करना पड़ता है उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब उसका फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे हम लोग इंप्रूव कर सके। अब कंपनी के ऊपर तो बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। अब बहुत सारा कर्जा चढ़ने की वजह से फिर कंपनी क्या सोचती है, यार अब तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो हम लोग अपनी कंडीशन को कैसे इंप्रूव करें, मतलब अपना बर्डन कैसे कम करें ताकि हमारा जो बर्डन है वो क्या हो सके? कम हो सके। तो बर्डन कम करने के लिए कंपनी क्या करती है मालूम है? कंपनी का जो लॉस रहता है या फिर ऐसा समझो कि कंपनी को जो लॉस होता है या जो भी प्रॉफिट होता है उसका जो फाइनल इम्पैक्ट है ना, फाइनल इम्पैक्ट उसके बैलेंस शीट के ऊपर आता है। कंपनी जो बैलेंस शीट बनाती है उसके ऊपर आता है। तो कंपनी के बैलेंस शीट में ऐसा क्या होता है जिससे हम लोग को पता चलता है, मतलब कंपनी तो बैलेंस शीट ऐसा क्या शो करता है बिजनेस का? तो बैलेंस शीट ऐसे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि उस बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वीक है या फिर स्ट्रांग है। तो उसमें क्या होता है? उसमें दो चीज होती है, एक होती है लायबिलिटीज और दूसरा होता है असेट्स। तो जिसमें क्या रहता है कि कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है।
कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और कंपनी जो अपने असेट्स है वो ओवर वैल्यू करके दिखाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत है समझो 8 लाख, कंपनी इसको दिखाएगी 10 लाख। फर्नीचर की कीमत है समझो 6 लाख, तो उसको दिखाएगी समझो 9 लाख रुपया। तो यहाँ पे कंपनी ने 2 लाख बढ़ा चढ़ा के दिखाया, यहाँ पे कंपनी ने 3 लाख बढ़ा चढ़ा के दिखाया। और लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, मतलब उसकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाती है। तो फिर कंपनी क्या सोचती है मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, अपना जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट को अगर थोड़ा सा इंप्रूव करें, मतलब यहाँ पे ओवरऑल इंटरनल सेक्शन में कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसको सही करने की कोशिश करती है। सही करने का मतलब है कि जो भी असेट्स को हमने बढ़ा चढ़ा के दिखाया है उसको सही वैल्यू पे हम लोग शो करें। और कंपनी की जो लाइबिलिटीज है, कंपनी की जो लाइबिलिटीज है, कंपनी के ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है उसको हम लोग क्या कर सकते डिक्रीज कर सकें। अब डिक्रीज कैसे होगा, मतलब इसको कम कैसे किया जाएगा। तो आप लोग जो मैं लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूँ ना, आप लोग समझो कि मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लाइबिलिटीज में दो टाइप का कैपिटल आता है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये क्या होता है तो कॉमर्स के बच्चों को तो पता ही रहेगा, तभी आप लोग ये वीडियो चेक करते रहेंगे ऐसा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, डिबेंचर होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं। ओवरऑल सिर्फ आप लोग कैपिटल के ऊपर फोकस करो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल समझो 6 लाख रुपए का और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है 7 लाख रुपए का। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है कि मुझे मेरी कंपनी को स्टेबल करना है और कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया। अब कंपनी को अपने कर्जे को कम करने का, तो कंपनी के ऊपर अगर कर्जा कम होगा तो बर्डन कम आएगा, बर्डन कम आएगा तो खर्चा कम हो जाएगा, जब खर्चा कम हो जाएगा तो कंपनी का लॉस भी तो कम हो जाएगा। ऐसा समझो। तो कंपनी क्या करती है, जो इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू आता है और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के थ्रू आता है। तो कंपनी क्या करती है, इनके लिए मीटिंग करती है और उनको बोलती है देखो हमारी कंपनी का भी हालत बहुत खराब हो गया है, अब हमारी कंपनी डूबने वाली। अगर हमारी कंपनी अगर डूब गई ना तो आपका पूरा का पूरा 6 लाख रुपए डूब जाए, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 6 लाख रुपए डूब जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा पैसा नहीं डूबे, आपको कुछ तो कुछ पैसा मिल जाए, तो आप हमारा साथ दो। आप हमारा क्या करो, साथ दो। तो साथ देने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपको हम लोग को 6 लाख रुपए देना है ना, उसकी जो लाइबिलिटी उसको थोड़ा सा कम कर दो। मतलब 6 लाख है तो हम लोग 6 लाख के बदले में कंपनी पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन करती है, सोचती है कि कैसे हमारी बैलेंस शीट की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सके। तो ओवरऑल स्टडी करने का तो कंपनी ने डिसाइड किया कि जो 6 लाख है ना, 6 लाख के बदले में हम आपको 4 लाख रुपए देंगे। 6 लाख के बदले 4 लाख रुपए देंगे, क्या बोलते हो बोलो। अब ये लोग क्या सोचते हैं यार 6 लाख के बदले 4 लाख रुपए लेना सही है क्या। फिर उनके दिमाग में ये आता है सही बात है, ले लेना ही सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर कंपनी अगर डूब गई, कंपनी अगर डूब गई तो कंपनी कंपनी अगर डूब गई तो उसका पूरा का पूरा पैसा वहां पे चले जाएगा, कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर जिंदा रही तो एटलीस्ट 4 लाख रुपए तो मिलेगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, एग्री कर लेते हैं, वो लोग सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। चलो ठीक है, आपकी हालत बहुत खराब है, हम लोग समझ लेते हैं, चलो आपका 2 लाख रुपए माफ कर दो। तो यहाँ पे कंपनी को 2 लाख रुपए का फायदा हो जाता है। फिर उसी तरह प्रेफरेंशियल होल्डर को भी बोलते हैं देखो 7 लाख रुपए आपको देने का है, अगर हमारी कंपनी अगर डूब गई ना तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाए, तो एक काम करो हमारे साथ सेटलमेंट कर लो। तो जो 7 लाख रुपए देना ना, 7 लाख के बदले में हम आपको क्या देंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए देंगे। ओके, तो फिर इनको भी एग्री होना पड़ता है, क्योंकि वो लोग भी वही सोचेंगे कि अगर कंपनी डूब गई तो पूरा पैसा डूब जाएगा, अगर जिंदा रही अगर बच गए तो कुछ तो कुछ पैसा मिलेगा। तो इसलिए फिर वो लोग एग्री हो जाते हैं, तो फिर वो लोग अपना 4 लाख रुपए कम कर देते हैं। तो जिस वजह से कंपनी को यहाँ पे 4 लाख का फायदा हो जाता है और यहाँ पे 2 लाख रुपए का फायदा हो जाता है। तो कंपनी ने क्या किया, अपने कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, कंपनी ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो कंपनी जब ऐसा सेटलमेंट करती है, लोगों के पास जा जाके ऐसा सेटलमेंट करती है और लोगों को बोलती है कि भाई साहब, ओ भाई साहब, आपको जितना पैसा देना है ना, हम उतना पैसा तो आपको दे नहीं पाएंगे, एक काम करो हमारे साथ आप सेटलमेंट कर लो तो आपको कुछ तो कुछ पैसा मिल जाएगा फिर। तो हर एक कोई बंदा क्या करता है, सेटलमेंट करता है। बट कंपनी अभी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार कर सकती है। ऐसे नहीं कि कंपनी बार बार अगर लॉस में जा रही है तो बार बार ऐसा करेगी, ऐसा नहीं। पूरे लाइफ टाइम में कंपनी सिर्फ एक बार ऐसा कर सकती है, और वो करने के लिए भी हाई कोर्ट से क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, तब जाके तामझाम होता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी टॉपिक के पर्पज से समझते हैं। तो यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 4 लाख, तो यहाँ पे कंपनी को 2 और 4 कितना, 6 लाख का कंपनी को फायदा हो गया। तो ये फायदा कैसे हुआ, कंपनी ने अपने कैपिटल को क्या करा दिया, रिड्यूस करा दिया। तो कंपनी को जो कुछ भी फायदा होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते समय, कंपनी को जो कुछ भी फायदा होता है, तो सारे के सारे फायदे को, सारे के सारे नुकसान को एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करती है। इस अकाउंट का नाम होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, उसको बोलते हैं कैपिटल
रिडक्शन अकाउंट। तो आपको ऐसा याद रखना है कि जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, असेट्स का वैल्यू या तो बढ़ेगा या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, लायबिलिटी का वैल्यू या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज, कुछ भी सिचुएशन अराइज हो सकता है। तो जिस केस में कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो सारा का सारा प्रॉफिट लॉस कौन से अकाउंट में ट्रांसफर की देगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बस। तो ये सम को सॉल्व करने के लिए या इसका हिसाब किताब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज इसके लिए पास करो। दूसरा फिर आपको इसमें पूछा जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ। और तीसरा आपको पूछा जाता है बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाओ आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पहले का बैलेंस शीट क्या था और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद का बैलेंस शीट क्या, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछते हैं। मतलब हम लोग को या तो इसके अंदर जनरल एंट्री पूछेगा, या तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूछेगा, या तो बैलेंस शीट पूछेगा। बट एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो आपको तीनों की तैयारी करके रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ज़्यादा बोलूँगा फर्स्ट टू, मतलब इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज क्या होती है और इसका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे बनाता है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने का। तो वो कैसे किया जाता है वही आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक में सिखाने को समझाने की कोशिश कर, ठीक है। तो मेन इसका पर्पस आपको समझ में आ गया। मतलब मेन पर्पस यहाँ पे ये कि यहाँ पे हम लोग कंपनी को डूबने नहीं दे रहे, यहाँ पे हम लोग कंपनी को स्टेबल करने की बात करें कि कंपनी को कैसे स्टेबल किया जाए। यहाँ पे लिक्विडेट नहीं हो रहा है। जब कंपनी का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की हम लोग जब बात, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अपोजिट वर्ड होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कंपनी पूरी तरह से डूब जाती है और डूबने के बाद एक नई कंपनी एग्जिस्ट, मतलब एक नई कंपनी मार्केट में आती है। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा रहता है, पुरानी कंपनी रहेगी, उसको स्टेबल करने की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है मैं आपको इस टॉपिक में सिखाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको समझा रहे हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट जनरलिटीज आनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट जनरलिटीज को सीखने के लिए मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ, बस उस लॉजिक को फॉलो करना, तो आपके लिए काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक क्या है वो समझते हैं। तो पहला है कि अगर एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद अगर आपको खुशी हुई, एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद आपको खुशी हुई, तो खुशी का मतलब होता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट मिलेगी। अगर एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद आपको दुख हो गया, दुख का मतलब होता है लॉस हो गया, तो क्या करना है आपको, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट मिलेगी। बस इस पूरा लॉजिक के ऊपर आपका पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। बस ये आपको जहन में आ रहा है। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला इसकी इंपॉर्टेंट जनरलिटीज बताने वाला है, तो कुछ 16-17 एंट्रीज है, बस आपको वो याद रखना। पहले जो मेन मेन एंट्री जो एग्जाम में आती है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली एंट्री यहाँ पे आती है, पहली एंट्री आएगी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके असेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा, असेट्स का वैल्यू इंक्रीज का मतलब क्या होगा कि समझो कि फर्नीचर है 8 लाख का, और मार्केट में इस फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया में 10 लाख रुपए। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे लॉजिक मत लगाना कैसे बढ़ गया कैसे कम हो गया, बस आप लोग ऐसे समझो कि 8 लाख का था, कितना हो गया वैल्यू, 10 लाख हो गया, तो वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो अगर वैल्यू अगर इंक्रीज होगा, अगर आपके असेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा, तो ये आपके लिए खुशी की बात है दुख की बात है। ऑफकोर्स मेरे लिए खुशी की बात है। मतलब असेट मतलब आपकी खुद की चीज हो गई, और आपकी चीजों का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो आपके लिए खुशी की बात है। तो जब भी खुशी की बात होगी, जब भी खुशी की बात होगी, खुशी मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट की बात होगी, तो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को कहाँ पे लिखने का, क्रेडिट में लिखने। तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आ जाएगा। तो खुशी आपको किसने दिया, असेट्स नहीं दिया। तो जिसने आपको खुशी दिया, जिसको गम दिया, उसको अपोजिट कर दो। तो इसका मतलब इसकी एंट्री क्या आएगी, मतलब असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि मेरे लिए खुशी की बात है, और जब भी खुशी की बात होगी तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आएगा, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट में लिखा। और जिसने आपको खुशी दी उसको उल्टा कर दो, उसको मतलब उसके अपोजिट में लिखो। तो खुशी आपको किसने दिया, असेट ने दी, इसलिए असेट्स डेबिट में आएगा। तो इसकी एंट्री बन गई असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री के बारे में। दूसरी एंट्री है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स का मतलब क्या होगा कि जब किसी असेट्स का वैल्यू, जब किसी असेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है, डिक्रीज का मतलब होता है कम हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि मेरे फर्नीचर का वैल्यू 8 लाख था, लेकिन अब मार्केट में मेरे फर्नीचर का वैल्यू समझो 6 लाख रुपया हो गया। तो आपके असेट्स का वैल्यू कम हो गया, असेट मतलब आपकी खुद की चीज हो गई। अगर आपके असेट्स का वैल्यू या फिर आपकी खुद की चीज का अगर वैल्यू कम हो जाता है, तो ये हमारे लिए दुख की बात होती है। दुख मतलब लॉस।
तो जब भी दुख होगा तो मेरे लिए लॉस होगा, और जब भी लॉस की बात होगी तो कौन से अकाउंट को याद किया जाएगा, कैपिटल रिडक्शन को कहाँ पे लिखने का, फिर डेबिट में लिख देने का। इसलिए फिर इसकी एंट्री क्या आएगी मालूम है, इसकी एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, आपको दुख किसने पहुंचाया, आपके असेट्स ने, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे, तो टू असेट्स अकाउंट। बस हो गया, बस यही आपको लॉजिक याद रखना है। और इसमें वैल्यू क्या लिखने का, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हो, वो डिफरेंस वैल्यू लिखने का। जैसे पहले केस में देखो 8 लाख का फर्नीचर था, हुआ कितना 10 लाख, तो यहाँ पे कितने अमाउंट का डिफरेंस है 2 लाख का, तो फर्स्ट वाले में 2 लाख आ गया, 2 लाख 2 लाख। अब दूसरे केस में भी सेम 8 लाख का था 6 लाख हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया 2 लाख का, तो फिर यहाँ पे 2 लाख। तो जितना वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और जितना वैल्यू डिक्रीज हो रहा है उसी का आपको हिसाब किताब यहाँ पे रखने का। अब जैसे मैंने यहाँ पे असेट्स की बात की, अब उसी तरह लायबिलिटीज का केस आता है। अब थर्ड वाला आएगा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर आपके लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज होता है, अब लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक से मैंने लोन लिया था समझो 6 लाख रुपए का, लेकिन बैंक वाले को मैं टाइम पे दे नहीं पाया, इसलिए बैंक ने बोला कि अभी आपको मुझे कितना देना है, वाला मैं 9 लाख रुपए दूंगा, सारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिला के समझा। पहले बैंक वाले को 6 लाख रुपए देना था, अब बैंक वाले को मुझे कितना देना पड़ रहा है, 9 लाख रुपए देना पड़ रहा है। तो सोचो आपका कर्जा और बढ़ गया। तो अगर आपका कर्जा अगर और बढ़ जाएगा, या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी लायबिलिटी और इंक्रीज हो गई। अगर लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ये तो मेरे लिए दुख की बात है, दुख मतलब मेरे लिए लॉस की बात है। और जब भी लॉस होगा तो आपको कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर देना। और क्रेडिट में क्या करेंगे, जिसने आपको दुख पहुंचाया उसको क्रेडिट कर दो। तो इसलिए इसकी एंट्री क्या आएगी, तो इसकी एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे दुख हुआ और दुख आपको किसने पहुंचाया, लायबिलिटीज ने पहुंचाया, इसलिए टू लायबिलिटीज अकाउंट आ गया। समझा बात। अब इसी का उल्टा नेक्स्ट वाला है। अब नेक्स्ट वाले में क्या आएगा देखो, तो नेक्स्ट वाले में आएगा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरी लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज मतलब कर्जा। अगर कर्जा अगर कम हो जाए तो मेरे लिए खुशी की बात दुख की बात है। सोचो मतलब पहले किसी को 6 लाख रुपया देना था, बट बैंक ने बोला कि आपकी हालत बहुत खराब है, तो एक काम करो अभी आप मेरे को जस्ट सिर्फ 2 लाख रुपए पे करो। ऐसा रियल में होता नहीं है, बट आपको समझाने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक लोन 6 लाख का था, लेकिन अब बैंक वाले ने क्या बोला, अभी आपको कितना देने का है, 2 लाख रुपए देने। तो यहाँ पे तो बैंक वाले ने मेरा 4 लाख रुपया माफ कर दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो कि मेरी लायबिलिटी कम हो गई। अगर मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जब भी खुशी होगी तो किस अकाउंट को कहाँ पे लिखने का है, खुशी होगा मतलब प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन किधर आ जाएगा, क्रेडिट में। और डेबिट में फिर क्या आएगा, जिसने आपको खुशी दी, तो आपकी खुशी का नाम क्या है, लायबिलिटीज। इसलिए यहाँ पे एंट्री आएगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बस ये एंट्री प्लीज समझ के लो, कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक आपको याद रखना है बस। खुशी की बात है, दुख की बात है। खुशी हुई तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आ जाएगा, दुख हुआ कैपिटल रिडक्शन डेबिट में आ जाएगा। और जिसने आपको खुशी दी, जिसने आपको दुख दिया, उसको अपोजिट में लिख दो बस। तो ज्यादातर आप लोग अगर देखेंगे ना, ज्यादातर तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें ये 4 एंट्री बहुत ज्यादा, ये 4 एंट्री का ज्यादा अहम रोल है। और ज्यादातर किसकी बात होगी मालूम है, इन दोनों की ज्यादा बात होगी, लायबिलिटीज। क्योंकि कैपिटल रिडक्शन मतलब कंपनी अपने कर्जे को कम करने की यहाँ पे ज्यादा जोर देती है, बात करती है ऐसे। इसलिए ये दो एंट्री अगर आपको अच्छी तरह से याद आ गया ना, तो मोस्ट ऑफ दी समझोगे क्वेश्चन में 10 एडजस्टमेंट है, तो 10 एडजस्टमेंट्स में से समझोगे एटलीस्ट 4 एडजस्टमेंट या 3 एडजस्टमेंट तो इसके ऊपर ही बेस्ड होगा। मतलब उसमें मेंशन होगा कि आपका ये वाला लायबिलिटी कम हो गया, इतने वैल्यू से डिक्रीज हो गया, उतने वैल्यू से इंक्रीज हो गया, ऐसा कुछ तो कुछ आपको मेंशन लिख के भी आ रहा है। तो जिनको ये 4 एंट्री अगर आ गई तो थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, मतलब आ ही जाएगा उसको। 3-4 एडजस्ट में तो इजीली वो सॉल्व ही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, अपन को तो पूरा अटेम्प्ट करना है, इसलिए सारे एंट्री को हम लोग सीखेंगे ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट एंट्री की व्हेन एसेट्स आर सोल्ड, व्हेन असेट्स आर सोल्ड, अगर मैं असेट्स को बेचूंगा, मुझे पैसे की जरूरत है,
और मैं अपने असेट्स को अगर मैं बेचूंगा तो क्या होगा, तो इसमें दो सिचुएशन होगा, या तो मुझे प्रॉफिट होगा या तो मुझे लॉस होगा। तो इसमें दो कंडीशन आता है। तो पहला लॉस वाला कंडीशन बात करते हैं, फिर प्रॉफिट वाला बात करते हैं। तो सोचो कि अगर मैं असेट्स बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट करने का और एक जगह छोड़ने का, और मेरे पास से असेट जाएगा, और जो चीज जाती है उसको क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए टू असेट्स। बेसिक एंट्री है, कॉमन एंट्री जो हम लोग जलेंडी का जो रूल फॉलो करते हैं। अगर मैं असेट्स बेचूंगा तो क्या होगा, तो अगर मैं असेट्स को बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। कैश और बैंक क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सामने वाला या तो कैश में पेमेंट करेगा या तो चेक में पेमेंट करेगा। तो कैश वाला तो कैश सीधा आ जाता है, चेक में जो पेमेंट करेगा वो बैंक के थ्रू होता है, इसलिए कैश और बैंक। तो क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं रहता है, इसलिए दोनों वर्ड यूज करना, कैश बैंक करके। तो सोचो कि अगर मैं असेट्स को बेचूंगा तो क्या होगा, कि अगर मैं असेट्स को बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो जो चीज आती है उसको डेबिट में लिखते हैं, इसलिए कैश बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट में लिखा। और जब मैं असेट्स को बेचूंगा तो मेरे पास से असेट जाएगा, और जो चीज जाती है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जब भी लॉस की बात होगी तो किस अकाउंट को डेबिट करना है, आपको कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करना है, इसलिए जो मैंने बीच में जगह छोड़ा ना, वहां पे आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अब इसमें वैल्यू कैसे लिखते हो बताता हूँ। तो देखो, तो मेरा जो असेट्स था ना वो 100 रुपए का था, मैंने इसको बेचा 80 रुपए में। मैंने इसको बेचा कितने में, 80 में। तो बोलो मेरा नुकसान कितने का हो गया, 20 रुपए। ऐसा हिसाब किताब रखना है, क्योंकि लोगों को एंट्री तो याद हो जाती है लेकिन लोगों को अमाउंट लिखने नहीं आता ऐसे। तो आपका असेट्स की जो कीमत रहेगी वो असेट्स के सामने लिखने का, आपने इसको कितने में बेचा उसको कैश में लिखने का, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा। अब इसी का उल्टा, तो अगर मैं प्रॉफिट पे बेचूंगा तो क्या एंट्री आएगी, तो सेम एक कॉमन एंट्री पहले सोचने का, कि अगर मैं बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। टू मेरे पास से असेट जाएगा, इसलिए टू असेट्स अकाउंट। ये कॉमन एंट्री मैंने पास की, ठीक है। लेकिन बेचने के बाद मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो जब भी प्रॉफिट की बात होगी तो आपको कौन से अकाउंट को क्रेडिट में लिखने का, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट में लिख देने का, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हो गया। अब इसका अमाउंट कैसे लिखने का, तो समझो कि मेरा जो असेट्स था क्रेडिट में है, क्योंकि टू लिखा तो क्रेडिट। मेरा जो असेट्स था वो 200 रुपए का था, लेकिन मैंने इसको बेचा 300 रुपए में, तो पैसा भी मेरे पास 300 आएगा। तो यहाँ पे फायदा कितने का हो गया, 100 रुपए। तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आ जाएगा 100। मतलब आपके डेबिट में और क्रेडिट में हमेशा अमाउंट सेम होना चाहिए। तो देखो, तो डेबिट में आपको 300 नजर आ रहा है, और क्रेडिट में भी दोनों को मिला के आपका 300 होना चाहिए। वो भले 3 हो या 4 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसे भी करके आपका 300 होना चाहिए, ठीक, 300। तो जब भी आप लोग असेट्स को बेचेंगे तो आपको ये एंट्री पास करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है कि व्हेन अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड असेट्स आर सोल्ड। जब आप एक अनरिकॉर्डेड असेट्स को बेचते हो, अनरिकॉर्डेड असेट्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई असेट्स जो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा है, मतलब आपने अपने हिसाब किताब में इसको रखा ही नहीं है, या फिर आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक। अब जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सोचो कि मैंने फर्नीचर खरीदा था 1 लाख रुपए का, बट मैंने आपको अब हिसाब किताब में मैंने इसको दिखाया नहीं, 1 लाख रुपए का मेरा फर्नीचर है। तो सोचो कि अगर मैं इसको बेच दूंगा तो पूरा का पूरा मेरा फायदा है, क्योंकि हिसाब किताब में अगर मेरे को दिखाना पड़ता, या फिर इसको ऐसा एग्जाम्पल देखिए, ऐसा आपको एक एग्जाम्पल देता, समझो कि फॉर एग्जाम्पल अपने घर की बात करते हैं, कि समझो कि घर वाले ने रद्दी बेचने के लिए दिया अपन को, कि जाओ ये रद्दी बेच के आओ। तो हमने रद्दी बेचा, जो पैसा आया वो घर वाले को हमने दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि घर वाले की नजर में हमने इसको बेचा है, तो वो रिकॉर्डेड है। घर वाले को पता है कि 3 किलो का रद्दी है, मतलब एक अंदाजा, मतलब एक रद्दी है यहाँ पे, ये रद्दी को बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो मतलब घर वाले को पता है, तो ये रिकॉर्डेड हो गया। अब सोचो कि घर वाले को पता ही नहीं है, आपने चोरी चुप के रद्दी को बेच दिया, और जो पैसा कमाया आपने सीधा सीधा अपनी जेब में डाला। तो आपको घर वाले को हिसाब किताब देने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं देनी पड़ेगी, सीधा सीधा आपका पूरा का पूरा फायदा है आपकी जेब में चला गया। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है कि आपका कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, आपने अगर इसको बेच दिया तो आपके पास पैसा आएगा, आपके पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ये पूरा का पूरा आपका फायदा है। और जब भी फायदे की बात होगी तो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट मिलेगा। तो ये फर्क, तो सर हम लोग को समझिएगा कैसे, यहाँ पे भी आपने लिखा है असेट सोल्ड, और यहाँ पे लिखा अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड, मतलब हम लोग को समझेगा कैसे कि कौन सा रिकॉर्डेड है।
मतलब यहाँ पे जो मैं असेट्स की बात कर रहा हूँ ना, ये रिकॉर्डेड असेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ये आपके बैलेंस शीट में ऐसा शो होगा। जैसे ये देखो, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे फर्नीचर है, और यहाँ पे 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख को आपने बेचा है 4 लाख में, तो यहाँ पे आपको आप प्रॉपर हिसाब किताब करना पड़ेगा। 5 लाख का था, 4 में बेचा, तो 1 लाख का नुकसान। अनरिकॉर्डेड में ऐसा कुछ भी नहीं रहता, मतलब ये रिकॉर्ड ही नहीं होता है, हमने बाहरी बार उसको बेच दिया, तो आपको उसको हिसाब किताब में रखने की जरूरत ही नहीं, वो सीधा सीधा आपका फायदा है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन में आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं। नेक्स्ट एंट्री बात करेंगे कि व्हेन लायबिलिटीज आर पेड। व्हेन लायबिलिटीज आर पेड, जब मैं अपनी लायबिलिटीज को पेड करूंगा, पेड मतलब मैंने जिससे कर्जा लिया है, मैं उसका पैसा पे कर रहा हूँ। तो इसमें भी दो सिचुएशन है, एक लॉस वाली और दूसरी प्रॉफिट वाली। लॉस वाली और प्रॉफिट वाली। तो लॉस और प्रॉफिट कैसे होगा कि मैंने कर्जा लिया है समझो 100 रुपए का, और मैं सामने वाले को दे रहा हूँ 70 रुपए, क्योंकि सामने वाले को मेरे कंडीशन के बारे में पता चल गया कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, तो भाई जितना हो सकता है मुझे उतना दे दे। तो मैंने बोला यार मैं उतना तो नहीं दे पाऊंगा, 70 रुपए दे पाऊंगा। तो 100 में से 70 रुपए दे दिया, तो इसका मतलब 30 रुपए का फायदा हो गया। अब इसका उल्टा, मेरे को किसी को 100 रुपए देना था, बट सामने वाले ने क्या बोला, तू टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहा है, तो तेरा इतना इतना इंटरेस्ट लग गया, इसलिए अभी ये तेरे को 150 रुपीज देना पड़ेगा। तो किसी को 150 रुपया ज्यादा देना पड़ा, मेरे को 50 रुपया और ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए लॉस है। तो उसी के अपन को यहाँ पे एंट्री पास करना है। ठीक है, तो अगर मैं लायबिलिटीज पेड करूंगा, तो लायबिलिटी मेरे लिए एक्सपेंस है, लायबिलिटीज मेरे लिए खर्चा है, इसलिए लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट करेंगे। जब भी खर्चे की बात हो डेबिट। तो आप क्या करो, पेड करो। तो जब आप लोग पैसा पेड करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, इसलिए टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट में आ। ठीक है, अब लेकिन आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को आपको क्या करने का है, डेबिट में लिख देने का। मतलब समझो ऐसा, मैंने लिया कर्जा 100 रुपए का, सामने वाले को मैंने दिया 110 रुपया। लिया मैंने 100, दिया मैंने 110, तो मैंने कितना ज्यादा दिया, 10 रुपया ज्यादा दिया। तो 10 रुपया ज्यादा देंगे तो आपके लिए लॉस हो जाएगा, इसलिए वो डेबिट में। अब इसी तरह प्रॉफिट के लिए उल्टा करने का, तो प्रॉफिट के लिए कैसे एंट्री पास करेंगे, सेम वही। तो पहले कॉमन एंट्री पास करते तो आएगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास से पैसा जाएगा, लेकिन यहाँ पे फायदा हो जाएगा, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट में लिख देने का। मतलब फर्क समझो, मतलब जहां पे लॉस होगा कैपिटल रिडक्शन डेबिट में लिखना, और जहां पे प्रॉफिट होगा कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट में लिखना है। अब इसका हिसाब कितना नहीं, अगर प्रॉपर नीचे हो गया इसको ऊपर लिखता हूँ। तो टू कैश बैंक अकाउंट पैसा जाएगा, एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब इसमें वैल्यू कैसे लिखने का, तो मेरे पे कर्जा था 100 रुपए का, लेकिन मैंने हिसाब किताब सेटलमेंट किया 70 रुपए में, क्योंकि मैंने सामने वाले को 70 रुपए पे किया, तो फायदा कितने का हो जाएगा, 30 रुपए का। बस। तो ऐसे मैंने मोटा मोटी मेन मोस्ट जो कॉमन एंट्री होती है वो मैंने आपको आज यहाँ पे सिखाया, समझा। और बाकी और जो 7-8 एंट्री है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको समझा। थैंक यू सो मच।